Good afternoon, everyone. Before we start the briefing, I request everyone to keep their phone on silent mode. So good afternoon and welcome once again to the press briefing by the Union Ministry of Health and Family Welfare. For today's briefing, we have Dr. Paul, Member Health Niti Aayog, Joint Secretary Health Ministry Shri Lava Agarwal, and the Director of the AIIMS, Dr. Galeria. After the briefing, we will take a few questions. And now over to you, Shri Agarwal. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आप लोगों को कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो आज देश में करीब 15.1% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। वह करीब 36,73,000 केसेस हैं। देश में रिकवरी अराउंड 83.8% हो चुकी है। 2 करोड़ से अधिक लोग रिकवर होकर घर पर वापस जा चुके हैं। यहाँ मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि हम पिछले 12 दिनों से एक्टिव केसेस में एक कमी देख रहे हैं। 3 मई में जो कि 17.13% एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते अब 15.1% हो चुके हैं। इसी तरीके से 3 मई से एक रिकवरी में भी हम एक ग्रोथ देख रहे हैं, जहां हमारी रिकवरी परसेंटेज ओवरऑल अराउंड 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 83.83% के करीब हो चुकी है। पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों में हम देखते हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस एक्टिव केसेस से बढ़कर आ रहे हैं और हमारी एवरेज वीकली रिकवरी में भी 11% इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि करीब 3,20,000 था, वह बढ़कर 3,57,000 केसेस हो चुका है। एक और दृष्टि से अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि 75% हमारे केसेस अभी भी 10 स्टेट से आ रहे हैं और 80% एक्टिव केसेस 12 स्टेट्स में हैं। साथ ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स के द्वारा फील्ड में हम इम्प्रूवमेंट पा रहे हैं और देश की पॉजिटिविटी पिछले 5 दिनों से 20% से कम पाई जा रही है। अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीजिंग ट्रेंड केसेस में नोट किया जा रहा है और आज देश में 3,26,000 के करीब केसेस टोटल रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम अगर एनालाइज करें कि देश में एक्टिव केसेस किस तरह से फैले हुए हैं, तो हम देखते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस अभी 11 स्टेट्स में हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 8 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं और 17 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि पिछली बार जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले थे, तब देश में ऐसी स्टेट्स 12 थी जो घटकर अब 11 रह गई हैं, जिसमें कि हरियाणा के ओवरऑल एक्टिव केसेस 1 लाख से कम हो चुके हैं। इसी के साथ ही जो स्टेट 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस के बीच में थी, वह 8 स्टेट्स हैं, जिसमें हरियाणा ऐड हुई है, लेकिन दूसरे स्थाई पर झारखंड में केसेस 50,000 से कम हो चुके हैं। इस तरीके से हम देखें, साथ ही हम पाते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वह स्टेट जहां पर कि नंबर ऑफ केसेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, उनमें भी ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में एक्टिव केसेस में काफी कम नंबर नोट किया जा रहा है। हाउएवर, कॉज ऑफ कंसर्न इज कि तमिलनाडु में एक्टिव केसेस में हमने काफी वृद्धि पिछले 1 वीक में नोट भी की है। हमारी वीकली रिकवरीज सभी मेजर स्टेट्स में बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ एरियाज जहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। अगर हम देश की पॉजिटिविटी को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले राज्य 24 हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी 10 राज्यों में है और लेस देन 5% पॉजिटिविटी 3 राज्यों में है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पाते हैं कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पिछले 1 हफ्ते में डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट किया गया है। यह विषय इसलिए मुख्य है, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी इंडिकेट कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट एफर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं और उसी के तहत हम देखते हैं कि ओवरऑल देश में जो केस पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते 21.9% थी, वह घटते घटते अब 19.8% के करीब नोट की जा रही है। हमने देखा है कि मेजर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ केस पॉजिटिविटी कुछ स्टेट्स में पाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, हरियाणा,
मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं और 7 मेजर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, वहां पर भी एक ट्रेंड टुवर्ड डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हमारी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हम या तो एक डिक्रीज इन केसेस या एक प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं। जरूरत है कि जहां पर यह ट्रेंड नोट किया जा रहा है उन स्टेट्स में कंटेनमेंट एक्टिविटीज उसी सुचारू रूप से चलती रहें ताकि यह ट्रेंड कंटिन्यूड रहे और केसेस और कम होते रहें। मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, इन स्टेट्स में एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं। दूसरे स्थाई पर यह भी एक नोट करने वाला विषय है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस अभी भी काफी अधिक हैं, जिसके कारण उन स्टेट्स को कंटेनमेंट एक्टिविटीज, वह कार्य जिनसे कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने वाले लोगों को हम मैनेज कर सकें, उसके लिए उन्हें उसी सुचारू रूप से कार्य करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हम देखें कि तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में भी हम केसेस में एक कमी नोट कर रहे हैं। अगर हम देखें कि एक स्थाई पर यह हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, फिर भी ऐसी कुछ स्टेट्स है जहां पर हम केसेस में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उन स्टेट्स में केसेस को कंट्रोल करने के लिए उतने ही अधिक एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिसमें मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम और हिमाचल जैसी स्टेट्स हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि एक हमने जो गाइडलाइंस दी थी जो कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इंडिकेट करता है कि कितना वहां पर केसेस पे हमें उतने ही एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत है, तो यह लिस्ट जो कि जितने जिले जो कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी हैं, जहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम किया जाए, जिसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के द्वारा डायरेक्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इशू की है, वह जिले देश में करीब 516 हैं जिसमें कि हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले 2 हफ्तों से केसेस में डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ऐसे 187 जिलों में से कुछ ट्रेंडिंग केसेस भी नोट किया जा रहा है। ऐसे 316 जिले हैं देश में जहां पर यह इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज उन जिलों में सुचारू रूप से चले। हम ये इंश्योर करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो किया जाए ताकि हम केसेस की ग्रोथ को रोक सकें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चेन्नई, साउथ वेस्ट दिल्ली, कोल्लम, चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जिलों में जहां पर कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, वहां पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज की और स्ट्रिंजेंट एक्शन की सख्त जरूरत रहेगी। ओवरऑल देश की वैक्सीन कवरेज देखें तो पाते हैं कि हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज 13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 18 से 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम हमेशा बात करते हैं कि कभी भी हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज, हमारा कोविड मैनेजमेंट 2 भागों में एनालाइज करा जाना चाहिए। एक तरफ हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स चलते रहें, यानी कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को ही ना फैलने दें। दूसरी तरफ हमारी मेडिसिन व्यवस्था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू रूप से जो केसेस अगर पॉजिटिव हो भी उनको समय पर मैनेज करें ताकि वे केसेस भी रिकवर हो सके। इसी के तहत हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे कि जैसे भोपाल में करीब 200-250 जब केसेस आने शुरू हुए, वहां पर कुछ कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर फोकस किया गया इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन फॉर 1 डे। इसी तरह से वीकेंड लॉकडाउन करता रहे, लेकिन हमने पाया कि केसेस फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उन बढ़ते केसेस की परिस्थिति में हमने देखा कि एक स्थाई पर केस पॉजिटिविटी जो 14% थी वह बढ़ी 22% हुई, 22 से 25, 25 से 29 और 29 से बढ़ते बढ़ते 33 और 37% हो गई, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, जो ओवरऑल हमारे कितने भी एफर्ट्स हो उसमें हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पैदा कर सकता है।
स्टेट के द्वारा किए गए प्रयत्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनका इम्पैक्ट जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी हम कंटेनमेंट एफर्ट्स करते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे को फील्ड में दिखाई दे। तो जो एक पीक 5,725 केसेस की आई, वह धीरे धीरे करते हुए अब करीब 2,800 केसेस, और साथ ही हमारा 37% जो हमारा केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 22.7% रह गई है। ये एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जहां पर भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी हो वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम करे जाना बहुत जरूरी है। यहां यह समझने की जरूरत अति आवश्यक है कि जब भी हम कंटेनमेंट पर काम करें तो हम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनमेंट पर काम करने की अति आवश्यकता है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए मास्क का इस्तेमाल किया लेकिन 2 गज की दूरी नहीं रखी, इसी तरह से हमने रेस्ट्रिक्शंस और इंटरमिंगलिंग को एक जगह पर स्टॉप किया लेकिन दूसरी जगह पर स्टॉप नहीं किया, तो हम उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि यहां पर हमने केस को कंटेन किया, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका, लेकिन दूसरी जगह पर वह इन्फेक्शन का स्प्रेड फिर हो सकता है। तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत फील्ड पर काम हो, जिसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से स्टेट्स को रिक्वायर्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। आज एक स्थाई पर जब हम अपने घरों में रह रहे हैं रिलेटिवली, हमारे को जरूरत है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म भी क्रिएट करें कि रेगुलर मेडिकल संबंधित गाइडलाइंस, रेगुलर मेडिसिन संबंधित जो हमें जानकारी या कोई हमारी डॉक्टर से अगर हमें संपर्क करना हो तो हम घर पर रहकर भी उसे कर सकें। उनको ओपीडी दी जा रही है, और जिसमें हम फाइनल ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकें। इस सर्विस के 2 कंपोनेंट हैं, एक पेशेंट टू डॉक्टर यानी कि ओपीडी सर्विसेज, एक डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। पेशेंट टू डॉक्टर सर्विसेज अभी 28 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 17,000 से अधिक डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विसेज 22 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 21,000 के करीब डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक अगर हम देखें तो पाते हैं कि पेशेंट टू डॉक्टर में 30 लाख से अधिक कंसल्टेशंस हो चुके हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन में भी करीब 19.7 लाख कंसल्टेशंस हो चुके हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ई संजीवनी ओपीडी पर। वहां पर आप अपना वेरीफाई करेंगे एक मोबाइल नंबर, उसके बाद एक टोकन आपके लिए जनरेट किया जाएगा जो भी पेशेंट ये सर्विसेज चाहता है, और उसके बाद उन लोगों को एक वेटिंग टर्न मिलेगा, और जैसे ही एक डॉक्टर जो कि उस समय अवेलेबल हैं वो फ्री होंगे, तुरंत आप अपनी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज देश में 350 प्लस ओपीडी ऐसे सेंटर्स इस ई संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, बीबी नगर, कल्याणी, ऋषिकेश जैसे टर्चरी हाई केयर इंस्टीट्यूट भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही एक्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यह मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसके अभी तक 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने घर पर रहें, आपको मेडिकल संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही चाहे वह हमारे कम्युनिटी केयर सेंटर्स हों, चाहे वह हमारे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, ताकि अगर हमें EICU या ऐसी कोई सर्विसेज रन करनी हो, उसके लिए डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके तहत 18,000 से अधिक देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 1,500 से अधिक हब हैं जहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में रहने वाले हमारे डॉक्टर्स हों या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हों, इनको कोई भी गाइडेंस चाहिएगी तो ये इन हब्स में रहने वाले डॉक्टर से बात करके वह गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के तहत एक और मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव भी हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टेली कंसल्टेशन के बाद आशा वर्कर्स मेडिसिन को घर पर प्रोवाइड करने का कार्य भी कर रही हैं। इस समय जैसे कि हम आपके सामने दिखाएंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे आइदर वह हब हो या एक इंडिविजुअल अक्रॉस द कंट्री हमारे डॉक्टर गलेरिया। नमस्कार, मैं 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। एक तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का भी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें।
क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, चाहे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें या फंगल इन्फेक्शन की बात करें, वो भी देखे जा रहे हैं। दिस इज कॉजिंग मोर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो चाहे भीड़ की बात हो, चाहे डिसइंफेक्शन की बात हो, चाहे अप्रोप्रिएट बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो विषय इंपॉर्टेंट है इसी में ही इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो भी एडमिटेड हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के। 20 उनमें से अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और 3 कोविड नेगेटिव हैं। और कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 400-500 से ज़्यादा केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कोविड के, उनके पास अभी पॉजिटिव हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में आँख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सेक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाती हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4 CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था, और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जब हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण 2 और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड्स देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ़ है, स्टीरॉयड्स ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें, और अगर डायबिटीज़ है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है या आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज़ ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफ़ा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की ज़रूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए, जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जो मैंने लक्षण बताएं, अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपना शुगर कंट्रोल करें, और अपनी स्टीरॉयड्स अगर अननेसेसरी हैं तो उसको बंद करना चाहिए। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कोविड मैनेजमेंट शुड नाउ रीच आउट टू ऑल पार्ट्स, स्पेशली रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में कोविड मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एम्स न्यू दिल्ली ने प्रोग्राम शुरू किए थे 30 अप्रैल से 13 मई तक। मेंटरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो रीजनल और स्टेट लेवल पे हैं, और उसमें कई चीज़ों पे वेबिनार्स हुए हैं, होम आइसोलेशन पे, मेडिकेशन फॉर होम आइसोलेशन पे, प्लाज्मा पे, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेशन और आईसीयू मैनेजमेंट पे, ट्रीटमेंट पे, टेस्टिंग पे भी हुआ है, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट पे भी, और एक्सरे के और रेडियोलॉजी पे भी वेबिनार्स हुए हैं। अब इन रीजनल सेंटर्स को खुद आगे जाके वेबिनार्स करने हैं, और अपने एरिया में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, सब डॉक्टर्स को वहाँ ट्रेन करना है, जिससे रूरल इंडिया में भी कोविड मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो एकदम परफेक्ट हो, और मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल आइडियल हो एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो ये 3 चीज़ें हैं, पर एक तो ट्रेनिंग एंड रूरल एरिया, गुड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, और प्रिवेंशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो हम ज़्यादा देख रहे हैं, और ये कोविड के साथ साथ इसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पॉल। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर गुलेरिया, थैंक यू लव, थैंक यू टीम। आज जो पैंडेमिक की सिचुएशन आपके सामने प्रस्तुत की गई है, उसमें एविडेंट हो रहा है कि किसी हद तक स्टेबलाइजेशन पैंडेमिक की इस वेव की दिखाई पड़ रही है। कुछ स्टेट्स में ये क्लियर पैटर्न है, कुछ में अभी भी कंसर्न है, और कुछ में ये भी है कि बढ़ने की तरफ भी है। मिक्स्ड पिक्चर है हमारे सामने, बट ओवरऑल द सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग, एंड वी होप एंड वी विल वर्क टुवर्ड ensuring further stabilization and a rapid decline of this pandemic. इस वेव में एक स्टेज पे लगभग 40 लाख एक्टिव केसेस थे, अभी 36-37 के आसपास हैं। देश ने इतने बड़े एक्टिव केसेस को संभाला, कमियों की बात हम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल
इतने बड़े एक्टिव केसेस आए, इतनी बड़ी वेव आई, चल भी रही है, देश ने इसको संभाला और बहुत हद तक उनकी रिकवरीज हुई और वेरी फॉर्चुनेटली केस फैटेलिटी रेट हैज बीन स्टेबल. केस फैटेलिटी रेट इज स्टेबल. This is a big achievement in its own right, reassures us. Much more can be done, should be done, will be done. It is the work of the nation. It's a collective work of a great country, all the states, union government, districts, people, and stakeholders. ये भी हम देख रहे हैं कि जो अर्ली डिक्लाइन दिख रहा है हमें या स्टेबलाइजेशन दिख रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट का रेट जो है वो पहली वेव से ज़्यादा गति में है. ये भी हमें रीअश्योर करता है. ये हमें ये लाइसेंस नहीं देता है कि हम अपनी जो व्यवस्था है या अपना जो एटीट्यूड है हम उसमें कोई ढिलाई लाएं. नो, बट इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस दैट वी विल टाइड ओवर इट एंड वी विल टाइड ओवर दिस successfully, because during the previous phase, the first wave and the year that we had at our disposal, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबलाइज किया, बढ़ाया, सीखा, SOPs बनाए, टेस्टिंग को बहुत रैंप अप किया. हमने कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी में सीखा, एनफोर्स किया, टीम्स बनाई, क्लैरिटी हुई, साइंटिफिक प्रोसेसेस को अडेप्ट किया, अडॉप्ट किया. ये सब काम आ रहा है. वेंटिलेटर्स पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए, PPE अवेलेबल हुआ, दवाइयां उपलब्ध हुई, ट्रेनिंग हुई और सबका मनोबल, टीम्स का मनोबल ऊंचा रहा. तो ये कॉन्फिडेंस आता है इस तैयारी के बल पे भी, और देश को एकजुट होकर लड़ने की जो ताकत है, जज्बा है, उससे भी आता है. और भागीदारी है इसमें राज्यों की और केंद्र की. मैंने SOPs की बात कही, पीपल्स पार्टिसिपेशन, हम जानते हैं हम कैसे इसको लड़ें. हमने जो रिस्ट्रिक्शंस आई उनको अपनाया, उनको इन्फोर्स कर रहे हैं. अपनी जगह पे वो उसका इफेक्ट हो रहा है. कंटेनमेंट जोन्स को जो अपनाया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन से हमने सीखा, और वो आगे जब पेंडेमिक सेटल होगी और भी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. तो ये सब जो कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव कैपेबिलिटी, कलेक्टिव इंसाइट्स, कलेक्टिव टूल्स दैट आर अवेलेबल टू अस आर कमिंग इन गुड स्टेड इन दिस फेज, एंड वी आर फाइटिंग दिस बैटल विद स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस. और आगे भी ये इस पैंडेमिक का, इस वेव का ऐसे ही और भी तेज गति से नतीजे आएंगे आगे. कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा. एक तो CFR केस फैटेलिटी रेट कहा मैंने, सबके बावजूद ये स्टेबल है, दर्शाता है कि बहुत हद तक हम इस काम में हमारे SOPs ऑपरेट हो रहे हैं और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर टीम्स हमारी पूरी जान लगा रही हैं इस सेवा करने के लिए. टेस्टिंग में मिड फरवरी के वीक में हम लगभग 6 लाख टेस्ट कर रहे थे, 5 से 6 लाख पर डे. उस समय उतने ही टेस्ट की ज़रूरत थी. उसको बिल्कुल रैपिडली जब ज़रूरत बढ़ी तो टेस्टिंग हमारी कम नहीं हुई, स्टेबल नहीं हुई, बिकॉज वी हैड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैड सप्लाईज. क्विकली रैंप अप हुई और 17-18 लाख पर डे पे 2.5-3 गुना के लगभग उभर के आई है. हमने उस हफ्ते में जो करे थे टेस्ट कुल वो 57 लाख के करीब थे, और अभी जो करे हैं वो 1.3 करोड़ के लगभग हैं. दिखाता है कि टेस्टिंग बढ़ी उस रिस्पांस में. और इसी के बीच में एक बात सामने आई कि 1-2 या 3 दिन 19,80,000 के लगभग टेस्ट हुए, 2 या 3 एक दिन, फिर एक बारी और लगभग उसी के आसपास एक बारी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इतने टेस्ट किसी भी देश ने
कभी भी करके नहीं दिखाए। और इसमें जो हमारा मिक्स ऑफ RT-PCR और RAT है, रैपिड एंटीजन है, वो घटा नहीं, वो इम्प्रूव हुआ। हम 70% को प्रोपोर्शन लेके चलते हैं कि पहुंचना है, और क्लियरली आज 60% है, और इतने तेज गति से बढ़ाते हुए भी इसको दिखाया, स्टेबल रखा। और ये उसका नतीजा है, उन प्रयत्नों का नतीजा है जो कि अभी तक देश करता रहा है, और वो जो सब कुछ संजोया है, ताकत अपनी वो काम में आ रही है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहूँगा। 2 नैरेटिव्स हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड, आई लाइक टू टेक देम अप नाउ। पहला है, ये कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन की जो हम टाई अप्स की बात मैंने पिछली बार इस मंच से करी थी, वो किसी ने कुछ हफ्तों पहले कहा तो इसलिए हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसे टाई अप्स नहीं होते, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होते। एक वैक्सीन को पूरी जर्नी सीड से, बीज से वैक्सीन पहुंचने तक 70-75 दिन लगते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत बायोटेक ने सरकार के साथ, सरकार की गाइडेंस के साथ, मदद के साथ, 3 PSUs के साथ जो करा है, वो कई महीनों से वो काम चला हुआ था। हमारी टीम्स गई, असेसमेंट्स हुई, बैठे आपस में देखा कि क्या करना होगा, एग्रीमेंट हुआ कि हम ये टेक्नोलॉजी संभाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया गया, बताया गया। तो ये उन प्रयत्नों का नतीजा है कि पिछले महीने ये सारा जो अरेंजमेंट है ये पूरी तरह से सशक्त हुआ है, फॉर्मलाइज हुआ है, और इसमें जो फंडिंग की ज़रूरत है 3 PSUs की, फॉर एग्जाम्पल 150 करोड़, उसका प्रावधान जो है वो भी किया गया है। ये अपने ही PSUs हैं, हैफकिन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है हैदराबाद में, हैफकिन मुंबई में है, ये महाराष्ट्र सरकार का है, और एक बिबकॉल नाम से एक PSU है बुलंदशहर में, यूपी में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ओपन माइंड और पार्टनरशिप की सोच कि देश का बना हुआ वैक्सीन, कोवैक्सीन, और इंस्टीट्यूशंस भी और बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, ये कोशिश जो है अब फ्रूटफुल हुई है। इसके पीछे सोच है, तैयारी है, मेहनत है, और पूरा काम है। इसके अलावा भी आगे भी इस वैक्सीन का और कहाँ पे निर्माण हो सकता है, वो कार्रवाई भी चली है। जब वो कंक्लूजन पे पहुंचेगी वो भी आपके समक्ष लाई जाएगी, इंक्लूडिंग ट्राइंग टू गेट इट इनटू अदर प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल। लेकिन ये भी याद रहना चाहिए कि इस वैक्सीन का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये ऐसा वैक्सीन नहीं है कि किसी भी लेबोरेटरी में बन जाएगा। ये लाइव वायरस, जिंदा वायरस को डील करता है, उसको फिर इनएक्टिवेट किया जाता है, और ये काम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 की लेबोरेटरी में होता है कि वायरस एस्केप करके कम्युनिटी में ना आ जाए, और जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट उनके ऊपर उसका प्रभाव ना हो। तो ऐसी फैसिलिटीज का निर्माण या जो एग्जिस्टिंग है उनको इस्तेमाल करना, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ऐसा वैक्सीन, ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई एकदम से बोले कि कल शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे कि गारमेंट फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं होता। तो ये कोशिश और जारी रहेगी, और जो हमारे सामने अब नंबर्स इमर्ज होते हैं कोवैक्सीन के, उस दिन तो मैंने समरी दिखाई थी, 1 करोड़ पर मंथ प्रोड्यूस हो रहा था, अब लगभग 1.5 करोड़ के करीब हो रहा है। ये 10 करोड़ तक पहुंचेगा, ये प्लान है, और सिर्फ भारत बायोटेक का। अभी वो जो दूसरे 3 जब जोड़ेंगे तो 13 करोड़ तक भी पहुंचेगा, और नियर फ्यूचर में अगर हम अगस्त की बात करें तो 7.5 करोड़ पहुंचेगा। तो ये एक प्लान एफर्ट है पार्टनरशिप के मॉडल में। हमने जो हमारे 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमारी रिलेशनशिप इज दैट ऑफ पार्टनर्स। उन्होंने अपना वैक्सीन की स्टॉक पाइल भारत के लिए प्रस्तुत करी, पहले समक्ष रखी, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने ऑनर किया, मिलके किया, जितना भी किया। ये बहुत बड़ी बात है। कोवैक्सीन का तो बिल्कुल ही हमारे, वो तो ICMR की मदद से बनी हुई है, अंडरस्टैंडिंग अलग ही तरह की है, लेकिन दोनों वैक्सीन, बल्कि जो आगे भी मैंने कुछ नाम गिनाए थे, सब के सब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भारत सरकार को अपना पार्टनर मानते हैं। एंड देन देयर इज अ ऑनगोइंग
continuous dialogue, experience sharing, and facilitation in the spirit of serving this great nation. और इस तरह से दूसरा कोई नैरेटिव चले जो कि डिप्रेस करता है, डिमोरलाइज करता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को और साइंटिस्ट को, वो ठीक नहीं है। एक दूसरी बात कही गई, पिछली बारी हमने बात करी कि कोविशील्ड की डोज, सेकंड डोज जो है वो 4 से 6 हफ्ते से बढ़ा के जब 6 से 8 हफ्ते की गई और उसके बाद उसको 12 हफ्ते की बात का नोटिस निकला था। यहाँ बैठे थे तो तभी वो अनाउंसमेंट पब्लिक डोमेन में गई थी। उसके बारे में ट्रिवियलाइज करा जाता है कि ये डिसीजंस कोई प्रेशर में आके आ जाते हैं, कोई नैरेटिव निकल गया, कोई शॉर्टेज हो गई। ये बहुत ही दुख वाली बात है। हमारे देश की जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज अ स्टैंडिंग कमिटी. It is carved out for the purpose of supporting and providing technical and scientific guidance to the universal immunization program. It has been there for long. It has guided, for example, the introduction of rotavirus vaccine, guided when and which vaccines to be chosen for pneumococcal vaccination program, based on science. It has independent scientists, विचार करते हैं, फैसले करते हैं, कंसेंसस बनाते हैं। साइंस को भी जब पढ़ा जाता है होलिस्टिक तरीके से, उसकी इंटरप्रिटेशन एक समूह में ही होती है, एक जने की इंटरप्रिटेशन नहीं होती। That group of scientists evaluated this option when UK exercised this option a few months ago and thought it is not right for us to go that way. And the reason was, based on the data available at that time, the reason was the risk of infection with just single dose and a delayed second dose is higher, potentially, could be higher, rather than a timely dose, कि breakthrough infection ना हो जाए. So they fulfill their duty by saying the evidence does not suggest. And we don't want to put people of India to risk. और क्यों ये evidence weak था? क्योंकि ये जब स्टडीज हुई थी ये इस वैक्सीन की, तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो 4-6 हफ्ते वाला था। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिससे कि स्टडी हो रही है, कहीं बीच में जाके ये प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हुआ, डिले हुई, प्रोटोकॉल में ही देने की डिले हुई। टाइम पे देना चाहिए था रिसर्च में, लेकिन वो डिले हो गया। जब उसको एनालाइज कर रहे हैं बाद में, तो ऐसा हिंट मिलता है कि फर्क नहीं पड़ता, यहां भी प्रोटेक्शन है। लेकिन दिस वॉज नॉट रोबस्ट एविडेंस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट. This was not considered to be robust enough. So they said, let's not risk in people of India to a surge of breakthrough infections. What is different now? In a way, अगर so called shortage की वजह से ही करना तो सूट करता था इंडिया को कि बढ़ा देते, लेकिन हम साइंस के आधार के ऊपर आगे जाने का जो हमारा रिजॉल्व है उसको रिस्पेक्ट किया। और उस टाइम पे जो जनरल लेस नैरेटिव है उसमें उसकी आलोचना हुई। और ये भी आपको मैंने याद दिलाया था पिछली बार कि यूके ही एक ऐसा देश है जिसने ये 3 महीने इस तरह की बात करी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये नहीं है। और उन्होंने फाइजर को भी 3 महीने करा, जिसका तो बिल्कुल ही नहीं है, कंपनी ने भी ऑब्जेक्ट करा। तो ये डिसीजन उन्होंने लिए, हम उसकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर लिए हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो साइंस का जो समूह हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके फैसलों को भी हमें मानना है। तो अब क्या अलग है? सवाल यह है कि अब उसमें क्या अलगाव है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब यूके में ये 3 महीने वाला वैक्सीन का प्रोटोकॉल आ गया, अब लाखों को ये 3 महीने वाला प्रोटोकॉल मिला। फिर दिखते हैं कि वाकई ही अगर प्रोटेक्शन का लेवल देखा जाए अब इन रियल लाइफ आफ्टर दिस शेड्यूल बीइंग फॉलोड इन यूके, विच बेसिकली मींस सिंगल डोज, ये 60 to 85% तक इफेक्टिव है इन डिजीज प्रिवेंशन, कलेक्टिवली माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर
सीवियर की प्रोटेक्शन ज़्यादा है कि कम चांस हो जाता है, माइल्ड की प्रोटेक्शन कम है, थोड़ी बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो सकती है। ये एक तथ्य सामने आया है। दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस। सेकेंडली, दूसरा तथ्य सामने जो डेटा के ऊपर आया, वो डेटा देखा गया पिछले हफ्ते कि ट्रांसमिशन में रुकावट आती है। ये प्रूव हुआ रियल लाइफ में। रिसर्च की सेटिंग में इतना प्रूव नहीं हो पाता, वो लिमिटेड नंबर होते हैं। एक वॉलंटियर यहाँ है, दूसरा तीसरे मोहल्ले में है, चौथा पांचवी सिटी में है। लेकिन अब रियल लाइफ में देने से ये एविडेंस मिला कि ट्रांसमिशन में भी प्रभाव है, और रियल लाइफ में वो 85% प्रोटेक्शन नहीं है, 65 to 85 है माइल्ड में, और सीवियर में लगभग। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये उनकी असेसमेंट है, ये सिंथेसिस है। इसकी डिटेल जो साइंस है वो भी अवेलेबल है। तो उसके बेस पे कॉन्फिडेंस मिला हमारी कमेटी को कि हम ये फैसला अब दे सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट सी एनी अदर रीजन बिहाइंड इट। आई प्लीड विद यू एज साइंटिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, अपने इंस्टीट्यूशंस को हमें इज्जत देनी है। अपने इस तरह के जो सिस्टम्स बने हैं जिनके ऊपर की दुनिया की नज़र होती है, ये एंटैगी का सिस्टम WHO की लीडरशिप में सालों पहले बहुत हर देश में ऐसे होता है। इट फॉलोज सर्टन SOP. It follows SOP on how the data is to be looked at, how to attach the decision based on data. Everything मैथ्स नहीं होता है मेडिकल साइंस में या पब्लिक हेल्थ साइंस में। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसकी कंट्रोवर्सी शुड बी प्लेस्ड एट रेस्ट। ये साइंटिफिक डिसीजन है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन एंटैगी का काम है इन चीज़ों को देखना इन अ डायनामिक वे। नया डेटा आएगा, नया देखा जाएगा। साइंस इज इवॉल्विंग। SARS-CoV-2 की साइंस इज ओनली 1 year old, 1 year 6 month old. It is evolving. We are learning. Therefore, please accept this decision and respect, and we must thank the scientists who are helping us in bringing out the synthesis of the changing scene of science. आज लव अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी तरह से ई-संजीवनी और जो हेल्पलाइन की अप्रोच है उसको उजागर किया। वेरी वेरी लॉडेबल वर्क, ह्यूज पोटेंशियल। हमने इसी मंच से बार बार ये रिक्वेस्ट करी है प्रोफेशनल्स को कि ऐसी हेल्पलाइंस प्रोवाइड करिए, अपने नेम्स, अपने फ़ोन नंबर विजिबल करिए, कनेक्ट करिए इस डिफ़िकल्ट माहौल में। और उसमें जो ई संजीवनी का जो पोटेंशियल है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारे प्रदेशों में सरकार की मदद से और प्रोफेशंस की मदद से खूब सारे ऐसे एफर्ट हुए हैं। और मैं भी एक एफर्ट एम्स के जो हमारे ट्रेन डॉक्टर हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं जो पुराने, एम्स टू हेल्थ, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं उसको अपलॉड करता हूँ। ऐसे ही डॉक्टरों के समूह और भी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि उनको अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँचेंगे, वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट देयर कंट्रीब्यूशन एंड थैंक देम फॉर डिवोटिंग देयर टाइम, getting in touch with patients, listening to them patiently, assuaging them, counseling them, giving that human touch for which the noble profession of medicine is known for. So I salute all these efforts and people who working hard in these difficult situations. So telemedicine again is a strength of this nation. हमारी telemedicine की capability is so much strong, so strong. Among the very best. तो उसको इस्तेमाल करना डॉक्टर्स के ग्रुप के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ह्यूमन टच के साथ बातचीत करके, ट्रस्ट बिल्ड करके, सवालों के जवाब करके। ऑटोमेटिक जवाब की बात नहीं हो रही है, रिटर्न जवाब एक चीज़ होती है। डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते में काउंसलिंग का जो एक ट्रस्ट का बंधन होता है, वो उस बंधन को मेंटेन करते हुए मैं अपील करूंगा कि ऐसे और इनिशिएटिव हों और ऐसी जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की सेवाएं, उसको कम्युनिकेट करने की सेवाएं, वो बहुत हद तक और आगे बढ़ें। ये एक अपील है और इसकी ज़रूरत आगे भी रहेगी और इनफैक्ट कोविड के बाद भी रहेगी। इसलिए इन इनिशिएटिव्स को हम आज सेलिब्रेट करते हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया ऐसे
इनिशिएटिव्स को प्रमोट भी करें, जिसका मैंने जिक्र किया एम्स टू हेल्थ, वो एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस प्रमोट करता है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि रीच बढ़ जाती है। और भी जो मैकेनिज्म है वो इन्वोक किए जाएं। हमारे जो कोविड से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, एंक्शियस फैमिलीज़ हैं, अकेले लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हीं तक ये काउंसलिंग पहुंचे, ये मेरे एक आपसे निवेदन होगा। लास्ट में डॉक्टर गुलेरिया ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ आज हमारी तवज्जो दिखाई है। ये म्यूकरमाइकोसिस एक खराब बीमारी है, फंगस है, ये चेहरे पे इफेक्ट करता है, नाक में, आंख में जाता है, ब्रेन में भी चला जाता है। इस बीमारी के पीछे सर ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। पहला डायबिटीज है, डायबिटीज के बिना लगभग ये बीमारी नहीं होती। तो प्लीज जिसके को भी डायबिटीज है कोविड के काल में उसको ज्यादा से अच्छी तरह से कंट्रोल करिए। वैसे ही अच्छा है ये, डायबिटीज का हमेशा ही कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के व्यक्ति में अगर कोविड आता है तो ये और भी समस्याएं हैं, मोर्टेलिटी रिस्क भी बढ़ता है, सीवियर डिजीज का भी बढ़ता है, और इस भयानक बीमारी से भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। प्लीज कंट्रोल योर डायबिटीज, स्टिक टू द ट्रीटमेंट regimes. Even if when you have COVID, be even more particular rather than forgetting to take medicine. दूसरा जोड़ बनता है कोविड आने की वजह से, और तीसरा बनता है जब हम इन व्यक्तियों को स्टेरॉइड यूज करते हैं, प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, डेक्सामेथासोन यूज करते हैं। जरूरत है इन दवाइयों को देने की, लेकिन जरूरत से पहले ही दे, जैसे सर ने समझाया। जरूरत जिस डोज के उसकी बजाय इतनी डोज देनी है इतने दिनों के लिए, दे हम इतने दिनों के लिए, ये ठीक नहीं है। और मॉनिटर ना करें कि इसका प्रभाव ब्लड प्रेशर पे क्या है, शुगर पे है। ये जिम्मेवारी हेल्थ प्रोफेशन की है कि जब भी ये वेपन हम इस्तेमाल करें रिस्पॉन्सिबली करें। वैसे भी जरूरी है, म्यूकर तो एक समस्या है, अब तो ये जुड़ गई है, लेकिन वैसे भी अगर हम जिम्मेवारी से नहीं करेंगे, जैसे बताया कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, तो प्लीज़ उसको जुडिशियसली यूज़ करें, और ये हम ऐसे ही इसको लाइटली प्रिस्क्राइब नहीं करें। इसका मुकाबला करने के लिए जब अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन के ह्यूमिडिफायर में साफ़ पानी, डिस्टिल्ड पानी, स्टराइल पानी ही हो, तो फिर फंगस वहाँ सेटल नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट दवाई का भी है, लेकिन बढ़ा हुआ म्यूकर जो है वो ऑपरेशन से निकलता है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, फेस की सर्जरी या कान ENT की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, टीम्स को काम करना पड़ता है। ENT वाला ब्रेन के सर्जन के साथ बैठ के निकाल पाता है। तो एक तरफ तो हमें सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा कि ये जब हो जहां हो उसमें हम इसका मुकाबला कर सकें, ट्रीट कर सकें, लेकिन ये प्रिवेंट होना चाहिए, ये प्रिवेंट होना चाहिए। और प्रिवेंशन के जो बिंदु डॉक्टर गुलेरिया ने हाईलाइट करे हैं वो समाज को भी पता होना चाहिए और प्रोफेशन को भी फॉलो करने हैं, और हम सब ने इंश्योर करना है कि ये बीमारी जो है ये एक लिमिटेड हो, कहीं हो वो ठीक है, लेकिन इसका बड़ा रूप नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, नई प्रायोरिटी निकल के आई है और इसका हमने मुकाबला करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पॉल। इसके पहले कि मैं अपने मीडिया सहयोगियों से सवाल लूं, एक ऑनलाइन सवाल आया है डॉक्टर पॉल आपके लिए, अगर आप इसका जवाब दें तो। दिल्ली एनहांस्ड वैक्सीन के डोजेस मांग रहा है, पर जो डेटा है वो दिखाते हैं कि जो कवरेज है फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का वो नेशनल एवरेज से भी कम है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? वैक्सीन की उपलब्धता जी सब प्रदेशों में, सब शहरों में, सारे देश में धीरे धीरे बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। जो बन रही है वो राज्यों के साथ शेयर हो रही है, और जो प्राइवेट चैनल है उसमें उपलब्ध हो रही है इन सिस्टमैटिक वे अंडर अवर पॉलिसी। लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक तरह से हो, तेज गति से हो, ये भी हमारी सबकी जिम्मेवारी है। और अगर हम ये
सवाल के उपलक्ष्य में देखते हैं कि हेल्थ वर्कर का कवरेज जो है सारे देश में सिंगल डोज का कवरेज अब 89% है, जो मेरे सामने डेटा दिया गया है, और राजस्थान में 95% है, मध्य प्रदेश में 96, छत्तीसगढ़ में 99 हो गया है, दिल्ली में ये प्रतिशत 78 है, 10%, 11% बिलो द एवरेज। इसका ठीक होना चाहिए। एक लिमिटेड प्रदेश है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, वेल कनेक्टेड है, तो इसको डेफिनेटली हम अपील करेंगे कि हेल्थ वर्कर के जो कवरेज है, जो कि हम जनवरी से चले हुए हैं इस काम पे, इसको इस 78% से बढ़ा के 95 और 100% की तरफ आना चाहिए। सभी प्रदेशों में आना चाहिए और दिल्ली में भी आना चाहिए। यही मेरा निवेदन होगा। Now the questions from the media. Brahm Prakash ji. बस एक सवाल सबसे। हाँ, कोई नहीं। एम्फेटेरिसिन बी एक दवाई है जो एंटी फंगल ग्रुप में आती है, फंगस को किल करती है, भारत में खूब बनती है और इसकी उपलब्धता पे पूरी नज़र है भारत की, देश की सरकार की, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसके ऊपर वॉच करते हैं और इसको रैंप अप भी साथ साथ करा जा रहा है और इसको अगर लाने की व्यवस्था होगी, इंपोर्ट करने के भी ऑप्शंस सब सामने हैं। ओवरऑल कोई भी इतनी बड़ी आउटब्रेक इतनी नहीं है कि हमारे पास इसकी किल्लत हो जाए, लेकिन इस बीमारी में 500 केस होना भी देश में या 1500 होना भी जो है वो ठीक नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एम्फेटेरिसिन बी ओवरऑल in the nation is not at all a problem, and we are keeping a close watch and we will ensure that it's available to the states wherever it is needed. Thank you. पेशेंट्स का नंबर के बारे में ये है कि कुछ प्रदेशों से इंफॉर्मेशन आ रही है, 400, 500, 1000 भी कह सकते हैं। पूरा टोटल इसका बर्डन क्या है ये कहना मुश्किल होगा। दिल्ली में भी केसेस पाए गए, आ रहे हैं। इस तरह से तो अभी एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है। इसका डेटा किसी हद तक आईसीएमआर ने अपने सिस्टम से रजिस्ट्री के थ्रू इकट्ठा करना शुरू किया है। हम लोगों ने सरकारों को, राज्य सरकारों को तरफ भी इशारा किया है कि इसके ऊपर नज़र रख के लाएं। तो इसको बिल्डअप हो रहा है। अभी एग्जैक्ट बर्डन कितना है नहीं कहेंगे, रिपोर्ट्स के ऊपर आ रहा है और हमें तो इसी टाइम पे इसको निप इन द बट करना है। हम इसको बढ़ने के, देश को इसको इस प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसीलिए समक्ष लाए गए हैं इस मंच से कि म्यूकर माइकोसिस को बढ़ने से रोकिए, आज ही रोकिए। डायबिटीज़ सब कंट्रोल में करिए, कोविड में ज़्यादा करिए, स्टीरॉयड का इस्तेमाल ठीक तरह से करिए, सफाई रखिए, और फिर भी अगर होता है तो उसको टैकल करेंगे। तो जैसे जैसे डेटा इमर्ज होगा हम शेयर करेंगे, बट वी आर वर्किंग विद स्टेट्स इन दिस रिगार्ड। थैंक यू। प्रफुल्ल जी। देखिए, उन्होंने, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो फैसले अपने देश के माहौल के हिसाब से ले रहे हैं, अपने देश की साइंस, एपिडेमियोलॉजी और जो भी पूरा डायनामिक सिचुएशन है उसके हिसाब से ले रहे हैं। हमने ये फैसले अपनी एपिडेमियोलॉजी को देखते हुए, अपने रिस्क्स को देखते हुए, चाहे वो म्यूटेंट हैं, चाहे पेंडेमिक की सिचुएशन में है। जब ये फैसले हो रहे थे, पेंडेमिक एक रूप कुछ और है, अब डायनामिक चेंज हुआ है, यूके में और तरफ चेंज हुआ है। ये सारा ही काम जो है हमारे वैज्ञानिकों की टीम का है, तो उसके बेस पे लिए गए। वे ड्रिवन बाय साइंस, एंड जैसे मैंने कहा कि ये डायनेमिक प्रोसेस ही है और वो डायनेमिकली इसके ऊपर नज़र रखेंगे। उनके फैसले के पीछे क्या बेसिस है, जैसे जैसे वो
चैनल से पता करेंगे, सिस्टम से अपने से, और उसी के उसको भी नज़र में रखा जाएगा कि किस सिचुएशन में उनका इम्पेरेटिव ये था। तो इन अ डायनामिक सिचुएशन एक फैसला सोच विचार के अभी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते लिया गया है, वो मान्य है। आज कल की साइंस में जो चीज़ होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने जो किया है हम उस फैसले को यही कहेंगे कि उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। Last question, Sahil. The coverage of frontline workers overall, one dose for our country is 82%, and Gujarat is 93%, Rajasthan is 91%, Madhya Pradesh 90%, well above the average. Delhi is at 80%, just below average. बाकी प्रदेश 30 एवरेज से कुछ कम है। तो हर प्रदेश को कोशिश करनी चाहिए कि वो फर्स्ट हो, हर प्रदेश को कोशिश करनी चाहिए कि 100% हो। मैं यही अपील करूंगा। Thank you, everyone.